अच्छा, जब हम साइकिल सेल साइकिल की बात करते हैं, सेल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय बेसिकली थ्री थिंग्स, दैट इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस सीडीके और साथ में ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है, अगर इनकी डिसरेगुलेशन होगी या इनहिबिशन होगी तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पास सिंड्रोम्स आएंगे। डॉक्टर आयशा, बस स्टार्ट किया अभी अभी तो सेल साइकिल है आपके पास। सेल साइकिल में आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं। डिफरेंट फेजेस को जो रेगुलेट कर रहे हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस है, साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस है और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है। अगर इनकी एक्टिविटी में या एक्टिवेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा, दैट विल लीड टू आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स या ट्यूमर सप्रेसर जीन, वो फिर आपके पता है कि ऑन्कोजेनेसिस का जो है उसको प्रमोट करेगा। तो ये इसलिए प्रोसेस होता है ताकि आपके पास एबनॉर्मल डिविएंस ना हो। अच्छा, तो खैर हमारे पास सबसे पहले आ गया साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज और साइक्लिन का कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज सीडीके एंड दिस इज साइक्लिन। तो नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, ये जो P53 है, ठीक है, अभी P53 बेसिकली क्या करेगा, ये P21 को करता है। ये साइकिल देख लो, लीफ रिमेनी सिंड्रोम हम करने लगे, ठीक है। तो ये जो P53 है दैट कॉजेज P21, ठीक है, P21 की इंडक्शन। फिर इधर क्या होगा, ये आगे इनहिबिट करता है आपके पास P21 और CDK और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को। नॉर्मली ये बन रहा होगा, लेकिन जब इसकी बेसिकली P53 की इनहिबिशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर दैट लीड्स टू आपके पास ये ऊपर नॉर्मल प्रोसेस है और नीचे उसको रोके हुए, तो फिर इस कॉम्प्लेक्स को नहीं बनने देगा। दैट विल कॉजेज व्हाट, आपके पास आरबी की जीन की फॉस्फो हाइपोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन कम होगी और फिर बेसिकली फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो आपके पास एस फेज को और G1 फेज को ये इनहिबिट कर देगा, ठीक है, जो कि बेसिकली चेक पॉइंट्स हैं आपके लिए, जैसे RB1 RB P53 मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस फिर इनहिबिट हो जाएगा, जिसमें बेसिकली नॉर्मली क्या कि P21 के साथ ये सीडीके और साइक्लिन जो सा बनाएगा कॉम्प्लेक्स, फिर ये कॉम्प्लेक्स आगे से फॉस्फोराइलेशन कराएगा आरबी का। तो बेसिकली ना फॉस्फोराइलेशन हो रही है ना ये कॉम्प्लेक्स की जो बाइंडिंग हो रही है, इनहिबिशन हो रही है। सो ये लिखा हुआ है P53 P21 इंडक्शन, सीडीके का इनहिबिशन, आरबी हाइपोफॉस्फोराइलेशन, और फिर वो G1 और एस फेज की प्रोग्रेशन को इनहिबिट करेगा, लीडिंग टू लीफ रिमेनी सिंड्रोम। अच्छा, एक ही चीज था, दूसरा दूसरा था ग्रोथ फैक्टर्स लाइक पीडी प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर EPO, ठीक है, और EGF, ठीक है, आपके पास बाइंड टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स टू ट्रांजिशन द सेल ग्रोथ फ्रॉम G1 टू एस फेज। अभी परमानेंट स्टेबल और लेबाइल सेल्स ये सारे मैंने बताया था कि परमानेंट कभी डिवाइड नहीं करेंगे, हार्ट वगैरह न्यूरॉन्स वगैरह। स्टेबल सेल्स जोन से अंडर सर्टेन कंडीशन चले जाएंगे, दैट आर आपके पास हेपेटोसाइट, लिम्फोसाइट, पीसीटी और पेरियोस्टियल सेल्स। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है वो पीसीटी पूछता है, तो सबसे ज्यादा जो पूछता है मसल्स पूछता है, कार्डियक मसल्स पूछता है। अच्छा, इसके बाद जो लिबाइल है सबसे ज्यादा रैपिडली डिवाइडिंग स्टेम सेल्स हो गए, गट एपिथेलियम, बोन मैरो, फॉलिकल, जर्म सेल्स और स्किन हेयर, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं समझ लगिए। अच्छा, सेल साइकिल के बाद ना अब सेल साइकिल का कीमोथेरेपी और हम रेडियोथेरेपी के साथ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेल साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम G1 फेज। तो पहले हम G1 को देख लेते हैं, G1 गया कहाँ है, दिस इज अ G1 फेज, ठीक है, ये G1 फेज है। इसमें हमारे पास सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स, ठीक है, एक होते हैं सेल साइकिल के ऊपर डिपेंडेंट, एक होते हैं नॉन डिपेंडेंट, ठीक है। तो सेल साइकिल इंडिपेंडेंट ड्रग्स लाइक प्लेटिनम कंपाउंड्स, अल्काइलेटिंग एजेंट्स, बुसल्फान, ठीक है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, नाइट्रोसूरिया, प्रोकार्बाजीन एंड टेक्टिनोमाइसिन DNA इंटरकलेशन। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अल्काइलेटिंग एजेंट, बुसल्फान, प्रोकार्बाजीन, ठीक है, ये जो पूछ रहा है। तो अच्छा, ये खैर आपके पास इधर G0 और G1 फेज के साथ एसोसिएशन है। फिर G1 से आगे आपके पास होगी एस फेज, जिसके अंदर मॉड्यूलेशन है बाय RB P53 और G1 रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स। फिर यहाँ पे आपके पास एस फेज है, एस फेज जाएगा आगे आपके पास G2 फेज में। अच्छा, अब जो एस फेज है उसकी देख लो। एस फेज के अंदर आपके पास जो इफेक्ट कर रहे हैं ये दो हैं, एक आपके पास, अभी तक नहीं गई हो तुम, अल्लाह हाफिज, टोपोआइसोमेरेज इनहिबिटर और एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। एंटी मेटाबोलाइट्स में बाकी सब सेल साइकिल डिपेंडेंट है एक्सेप्ट ऑफ क्लैड्रीबाइन, ठीक है, दीज आर द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। जैसा हमने ये किया कि ये सेल साइकिल इंडिपेंडेंट है, तो ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, क्लैड्रीबिन।
वो कल आपको सारे ड्रग्स है उसमें पूछे कौन सा इंडिपेंडेंट, दैट इज क्लैट्रिपीन। अच्छा खैर, इसमें साइट्रिबीन, 5-fluorouracil, हाइड्रोक्सी मेथोट्रेक्सेट, पेंटोस्टेटिन एंड थायोप्यूरिन्स, ठीक है। ये वाले अब तो हम इम्पोर्टेंट भी कुछ नहीं बता सकते, उसका जो दिल आए कर दे। अच्छा, दूसरा आपके पास टोपो आइसोमरेज इनहिबिटर्स, इसमें आपके पास इटोपोसाइड है, टेनिपोसाइड है, आयरिनो टिकैन है, टोपोटिकैन है। मुझे बताइए ऊपर जो हमने वो किया था मैम वो एमएच। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, उसमें 4 में और हाँ 2 में है, उसमें प्रोकैरियोट्स में, और अगर 1 और 2 है तो वो फिर यूकैरियोट्स है। फिर उसमें टोपोसाइट और टिकैन वाले थे, और यही है रेनोटिकैन और टोपोटिकैन वाले। मैं कह रही थी मैंने कहीं पढ़े हैं ये, अच्छा इसमें देखे होंगे। हाँ ठीक है। अच्छा ये यूकैरियोट्स में थे प्रोकैरियोट्स में थे, मैम देख लो ये अपनी मेरे ख्याल फर्स्ट में खोलो। ये यूकैरियोट में थे, भाई देखती हूँ। साथ में बुक नहीं खोलते, मैं तो बुक खोल के पढ़ा करती थी। मैम मैम वो ना मैं भी किचन से आई थी ना, तो वो पहले मैंने 10 बजे देखा था आपका लिंक, उस तक नहीं अच्छा। आया था। मैं फिर कहा मैं अब्बू को खाना दे आती हूँ। बस फिर वो हाँ यहाँ हाँ। से आई तो फिर बुक नहीं खोली थी। अभी आपका सुन रही थी कि अभी थोड़ा सा ना वो बन जाए, टेम्पो बन जाए, फिर खोलती हूँ बुक। अच्छा अच्छा, मैं भी असल वो अब्बू को नेबुलाइज करी थी, आजकल वायरल बहुत है, तो बुक मैंने खोली नहीं होती। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज मैं बैठ के ना, क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, जी मैम, तो मैं हाँ। जो यूकेरियोट्स है ना, उसमें मैम हम्म। एटोपोसाइट और एटिनोसाइट है। और और मैम टोटो। जो और उसमें मैम प्रोकैरियोट्स में फ्लोरोक्विनोलोन्स था, हाँ प्रो में थे फ्लोरो। क्विनोलोन्स। और टोपो आइसोमरेज कौन सा था वो, 2 और 4? मैम 2 और 4 जी मैम। और इधर कौन सा था यूकेरियोट में? 1 और 2। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट है ना? मैम क्या? 1 को कोई कर रहा है और 2 को कोई कर रहा है, कौन कौन कर रहा है? मैम जो टोपो आइसोमेरेज 1 है वो जो है ना टोपोटिकैन और आयरोनिटिकैन है। अच्छा। और जो 2 को है ना उसको एटोपोसाइड और टिनोपसाइड है। ये उसको कर रहा है, 2 कर रहा है। 2 कर रहा है टोपोसाइट को और टेनिपोसाइट को। जी मैम। और और 1? ये जो 1 वाला है ना इसको टिकैन, टिकैन वाले 1 वाले। अच्छा ओके ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू डॉक्टर आयशा। ओके, एक जगह पे पूल हो जाएगा, एक जगह पे पिक्चर हो जाएगी। अच्छा अब ना आगे आगे आपके पास जी टू फेज में आपके पास डबल चेक रिपेयर, ठीक है, आप करते हो यहाँ पे आपके पास ये ब्लियोमाइसिन और साथ में एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है। और इसके बाद फिर आपके पास माइटोसिस, माइटोसिस में माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स दैट आर टेक्सेन्स एंड विनका एल्कलॉइड्स। अब थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं भाई ये वाले ब्लियोमाइसिन, इस ग्रुप को कहते हो एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज। इसमें है ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन एंड एथ्रासाइक्लिन्स। 2 माइसिन्स हैं और एक साइकिल है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लियोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन एंड एथ्रासाइक्लिन्स, डॉक्टर आयशा ये यहाँ से याद करके उठने। अब 2 बच्चे आते हो यार, वो 2 को भी याद ना हो तो मैं कहती हूँ पढ़ाने का बिल्कुल फायदा नहीं है। तो ओके ब्लियोमाइसिन, मैम। डेक्टिनोमाइसिन एंड एथ्रासाइक्लिन्स, दीज आर द एंटी ट्यूमर एंटीबॉडीज, ठीक है, बायोटिक्स, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। अच्छा जी, इसमें आपके पास है टेक्टिनोमाइसिन इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एंड ब्लियोमाइसिन एंथ्रासाइक्लिन्स आर G2 and M फेज स्पेसिफिक। तो ये G2 और M फेज जो लास्ट वाला है जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है और जहाँ पे डबल चेक पॉइंट है G2, ठीक है, वहां पे। तो दैट इज आपके पास। अच्छा अब आ जाओ ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन बहुत ज्यादा पूछता है, इसकी ना मैं एक पिक्चर भी दिखाती पल्मोनरी हूँ आपको। फाइब्रोसिस थी मेरे ख्याल में। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। ये लंग में ये जो सा ये बी बना हुआ है ना, ये वाला, जी मैम। दिस जी मैम। दिस इज बेसिकली इसके साथ देता है। और डी मैम डॉक्टर दोनों आ जाएंगे हार्ट के साथ। और जी जी बिल्कुल। सिस्प्लैटिन आ जाएगा, नेफ्रोटॉक्सिक और साइक्लोफॉस्फोहेमर्जिक सिस्टाइटिस, और जो है ना वो आ जाएगा मैम, ये था वो कार्सिनोजेनिक। शाबाश शाबाश, इधर वैसे नहीं पढ़ना। क्या? वाइट कलर का पीस है, नहीं गोल सारा। नहीं क्या नहीं। अच्छा जी, ओके, चलो आगे चले। तो दैट इज
अच्छा जी, तो ये हो गया। अभी वापस आ जाए ब्लियोमाइसिन पे। ब्लियोमाइसिन, सो दिस इज द ब्लियोमाइसिन। तो ब्लियोमाइसिन हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स हो गए, रिड्यूसेस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपको पता है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए और सारे ऑर्गेनेली के डैमेज, ब्रेक्स इन डीएनए स्ट्रैंड्स। तो ब्लियोमाइसिन एक्ट थ्रू, अब मैकेनिज्म आजकल जो आप लोगों से पूछ रहे हैं मेडिसिन से, दैट इज इंड्यूसेस फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के डीएनए को ब्रेक कैसे कर रहा है? बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है कॉज, क्या क्लिनिकल यूज का किधर होगा आपके पास? टेस्टिकुलर कैंसर्स और हॉजकिन लिम्फोमा। ठीक है, इसके अंदर ये एज ट्रीटमेंट यूज हो रहा है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्किन की हाइपर पिगमेंटेशन। तो तक एमसीक्यू कम्स विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है डेक्टिनोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी। अच्छा मुझे बताओ, ये कॉम्प्लेक्स 3 जो सा था उसके साथ कौन सा आता है आपके पास ड्रग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का? मैम ये याद नहीं है। मैडम वो बाल वाला निमोनिक था उसका मेरे ख्याल में। यार एक सेकंड यार, मैंने आज करूँ। अच्छा डॉक्टर आयशा, शाबाश, आपने सारा ये किया है साथ साथ असाइनमेंट, वेरी गुड भाई। अच्छा डॉक्टर मेरीन, में भी आप मसरूफ होंगी, नहीं तो आप भी करती हैं, बट कोशिश करो अपने अपने ये करने की। ठीक है, ये देखिए मैडम ये एंटीमाइसिन और एंटीमाइसिन, बाल। एंटीमाइसिन। अच्छा मैंने इसको एंटीमाइसिन के साथ इसको ना कर रही थी, एक्टिनोमाइसिन को बेसिकली ना मिक्स, इसलिए मैंने एंटीमाइसिन का पूछा है। एंटीमाइसिन, अच्छा चलो खैर, डेक्टिनोमाइसिन इज एक्टिनोमाइसिन डी। ये क्या करेगा? इंटरकेलेट्स इंटरकेलेट्स इनटू डीएनए, प्रिवेंट आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, इसके बाद आपके पास आएगा ये किधर क्लिनिकल यूज है आपके पास? विल्म्स ट्यूमर, डेक्टिनो और विल्म्स ट्यूमर, इविंग सार्कोमा एंड रेब्डोमायो सार्कोमा। अब इसको किस तरह याद रखोगे? वियर वॉर्थिन, वेयर हाँ जी, वेयर हाँ जी, ई से इविंग और आर से या वॉर कर लो, यार वॉर नहीं, वियर वॉर है, डब्ल्यू ई आर। ठीक है, तो डब्ल्यू से वॉर्थिन, ई से आपके पास इविंग्स और आर से आपके पास रेप्डो मायो सार्कोमा। और वियर द शर्ट, ठीक है, डी शर्ट, दैट इज डी से आपके पास डॉक्सो डेक्टिनोमाइसिन। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? दिस इज माइलो सप्रेशन। ज्यादातर खैर माइलो सप्रेशन के साथ आता है, तो माइलो सप्रेशन एज सच वो देता नहीं है, ज्यादातर वो यही पूछता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस कौन कर रहा है, कार्डियोमेगालीज कौन कर रहा है, ऑटोटॉक्सिक विद नेफ्रोटॉक्सिक कौन सा है, इस तरह की चीजें पूछते हैं। अच्छा चले, एंथ्रासाइक्लिन्स, दैट इज आपके पास डॉक्सोरिबोफ्लोरिन एंड डेनोरिबोफ्लोरिन, अभी जो डॉक्टर आयशा बता रही थी कार्डियक के लिए। अच्छा, जनरेट फ्री रेडिकल्स, इंटरकेलेट, अब ये दोनों चीजें कर रहा है, ये आपके पास रॉस भी बना रहा है, फ्री रेडिकल ऑक्सीजन स्पेशी भी बना रहा है, और इंटरकेलेट्स इन डीएनए, जैसे आपके पास ये एक्टिनोमाइसिन कर रहा है इंटरकेलेशन इन डीएनए, और फिर वो आरएनए नहीं बना रहा उधर ऊपर। इधर किस तरह कर रहा है कि ब्रेक्स इन डीएनए, ठीक है, और डिक्रीज करेगा रेप्लिकेशन, इनहिबिट कर रहा है टोपो आइसोमरेज 2 को। ठीक है, टोपो आइसोमरेज 2 को और कौन कर रहा था इनहिबिट? दैट इज इन आपके पास प्रोकैरियोट्स, मैम दैट साइड इज, वाले। हाँ जी, फ्लोरो, हाँ जी, मैम यूकेरियोट्स जो नहीं 1 और टोपो, 2 है ना वो उसमें। हाँ जी मैम 2 और 4 भी है, और अच्छा 1 और 2 यूकेरियोट्स में भी है। ओके ओके, दोनों में 2 है। ठीक है, यूकैरियोट्स हम्म में टोपोसाइट और टिनिपोसाइट्स, और प्रोकैरियोट्स में फ्लूकोनास मैम सी पहले आता है फ्लोरोफोर। ना, तो टिकैन वाले ना 1 में है। ओके, तो ठीक है, और साइड जो है वो फिर उसमें 2 में आ जाएगा, और फ्लोरोक्विनोलोन्स के लिए फिर वो है ओके, प्रोकैरियोट। कैन यू टेक अ साइड? तो कैन इज 1 एंड टेक अ साइड इज 2। अच्छा डॉक्टर मेहरीन, आपको शायद ये समझ ना लगे, डॉक्टर आयशा ये जरा आप जल्दी से टोपो आइसोमरेज इनहिबिशंस का जल्दी से बता देना। हाँ मैम इसमें ना हमने पढ़े थे यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में टोपोइसोमरेज में 4 थे, 1 2 और 4। जो 1 और 2 है ना वो यूकेरियोट्स में होते हैं, और उसमें फिर 4 तरह के ड्रग्स हैं, टोपोसाइट, टिनोपोसाइट और आयरोटिकैन और टोपोटिकैन। जो टोपोटिकैन और आयरोटिकैन है ना वो उसमें टोपोइसोमरेज 1 को वो इनहिबिट करते हैं, और एटोपोसाइट एपोसाइट और टिनोपोसाइट जो है ना वो 2 को। अब हम इसका निमोनिक इस तरह याद करते कि जो टिकैन है ना सी है, तो सी पहले आता है तो 1 के साथ है, और साइड फिर हम लोग 2 में ले आएंगे। जो जो है ना हमारे पास प्रोकैरियोट्स,
उसमें ना वो टोपोइसोमेरेज 2 होते हैं और 4 होते हैं, और उसमें ना फ्लोरोक्विनोलोन होते हैं जो उसको इनहिबिट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 जो टिकेन्स हैं और जो साइड्स हैं और यूकेरियोट्स हैं, ठीक है। अच्छा चलें, खैर आगे चलें। तो हमारे पास अब आ गया एंथ्रासाइक्लिन्स, दैट इज डॉक्सोरिबोसिन एंड देन डोनोरिबोसिन। इसमें क्या है, आप टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, सॉलिड ट्यूमर है, ल्यूकीमियाज और लिम्फोमास में बेसिकली यूज होगा। ये इसके साइड इफेक्ट है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अच्छा जी, dilated cardiomyopathy often irreversible, prevents with doxorubicin and myelosuppression। अब देखो ये जो इसने इधर ड्रग दिया हुआ है ना, ये वाला, that is often irreversible, prevented with dexrazoxane। ये आपकी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को प्रिवेंट करेगी। ये उससे सेपरेट ड्रग है, ठीक है। जबकि वो उनके एडवर्स इफेक्ट से एंड डेक्सोरेजोसिन प्रिवेंट्स द डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। बच्चों ये तो रटना पड़ेगा, ये टेबल इस पूरी उसका हार्ट है, ठीक है आपका। अच्छा ये नहीं आपको मतलब इसको डॉक्टर, ये जो एंट्रासाइक्लिन है इसका जी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कराती है, और ये वो है, क्या है ये इसका ड्रग का नाम? एंथ्रासाइक्लिन्स में जो मैम नहीं नहीं, मतलब जो डॉक्सोरिबोसिन। प्रिवेंट करती है, जो प्रिवेंट करती है उसका ड्रग का नाम देख रही थी। अच्छा वो ये है आपके पास, डेक्सट्राजोजैन। ठीक है मैम। अभी तक किताब नहीं खोली? मैम मैं खोलती हूँ। खोल ही लो यार। मैम पेज नंबर यार ये एक्चुअली 14 वो है एडिशन, फोर्टी फोर्थ थ्री जो भी है। हाँ तो दैट इज 443, अगर आपका भी यही है तो 2024 वाला एडिशन है ये। जी जी मैम, मेरा भी यही अच्छा है। ओके ओके चले। अच्छा हमने अभी कर लिया दैट इज ब्लियोमाइसिन, एंथ्रासाइक्लिन्स, और फिर हमारे पास आ गया ये वाला दैट इज टेक्सेंस और विनका एल्कलॉइड्स। अच्छा जी, टेक्सेंस एंड विनका एल्कलॉइड्स, अब वो इधर लिखे नहीं हुए, वो अलग से एक टेबल में मैं देखती हूँ नीचे। टेक्सेंस एंड विनका एल्कलॉइड पहले करने, दिस इज द कॉपी। ये इनहिबिट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन को। जी जी, मैं ना चाह रही आप हूँ टेबल पे लिख रहे हैं? एक पिक्चर के ऊपर ना सब लगा दूं। जितना मर्जी लेक्चर को कर लो ना, लेकिन लेक्चर इतना लेंथी होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है। अच्छा चले खैर, तो दिस इज द माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स, क्योंकि आपके पास माइटोसिस में बेसिकली प्रोसेस क्या हो रहा है। माइटोसिस में आपके पास जो क्रोमेटिड्स वगैरह हैं वो सेपरेट कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। माइक्रोट्यूब्यूल शॉर्टन अप होते हैं तभी सेपरेशन होता है, ठीक है। तो डिवीजन प्रोसेस को इफेक्ट करे तो दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स इनहिबिटर्स। अच्छा इसमें टेक्सेंस हैं और विनकाइल फ्लोराइड्स हैं। टेक्सेंस क्या करेंगे, these are docetaxel and that is पेक्लीटेक्सेल, ठीक है। डॉक्सीटेक्सेल एंड पेक्लीटेक्सेल, ये क्या करेगा, हाइपर स्टेबलाइज्ड में मैकेनिज्म किस तरह है, पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स को प्रिवेंट माइटोटिक स्पिंडल ब्रेकडाउन। तो दीज आर द ड्रग्स जो कि बेसिकली आपके पास स्टेबलाइज करेंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के ब्रेकडाउन प्रोसेस को प्रिवेंट करेंगे बाय स्टेबलाइजिंग द पॉलीमराइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। और इसका आपके पास क्लिनिकल यूज किस तरह के, आपके पास ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया, ये जो पेक्लीटेक्सेल है ना, ये जी मैम। एक दो जगहों पे उसने ना ब्रेस्ट कैंसर के साथ पूछा हुआ है, ठीक है। कहता है, मुझे अभी स्टेटमेंट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट समथिंग रिलेटेड टू ना डिवीजन प्रोसेस के, आपके पास जैसे रिप्रोडक्शन होगी या ये माइटोसिस की, इससे रिलेटेड बात करता है। और उसमें फिर वो पेक्लीटेक्सेल देखे ना तो वो ट्यूमर पूछता है कि किसका है, तो उस पे शायद उसने ब्रेस्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा पूछा हुआ है या ओवेरियन, अभी मुझे याद भी नहीं है, मैंने एक या दो दफा देखे हैं इसको, सिर्फ ना इसको पेक्लीटेक्सेल को, ठीक है। तो डॉक्सीटेक्सेल एंड पेक्लीटेक्सेल,
these are the used in ovarian and breast carcinomas, और ये basically hyper stabilization करता है polymerized microtubules को और उनको prevent करता है breakdown से। अच्छा, इसका cause, इसके क्या साइड इफेक्ट, जैसे आपने पीछे भी 2 ड्रग किए उसमें से सिर्फ एक ड्रग है जो आपके पास था फर्स्ट वाला, दैट वाज डॉक्स, कौन सा था भाई, बी वाला, ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन। हाँ, ब्लियोमाइसिन को छोड़ के बाकी सब ने किया था आपके पास माइलोसप्रेशन। माइलो सप्रेशन, और इधर भी माइलो सप्रेशन है, ठीक है, इससे नीचे भी माइलो सप्रेशन है। अच्छा, तो खैर ये क्या करेगा, न्यूरोपैथी, हाइपर सेंसिटिविटी, टेक्सल स्टेबलाइज सोसाइटी, खैर वो तो हमें पता लग गया कि टेक्सल और वो स्टेबलाइज, सो ये न्यूरोपैथी करेगा, दिस इज द टेक्सल, ठीक है, टेक्सेन्स ग्रुप्स। इसके बाद है विन का एल्कलॉइड, जिसमें विन क्रिस्टीन और विन ब्लास्टीन, ये भी बहुत पूछता है, ये विन क्रिस्टीन एंड विन ब्लास्टीन, ये आपके पास बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा एंड इनहिबिट इट्स पॉलीमराइजेशन इनटू माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो प्रिवेंट माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आपके पास प्रोसेस है। अब आपने इधर क्या एक असाइनमेंट करना है मैकेनिज्म को समझने के लिए, ये सारे ड्रग्स का, कि माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो है पॉलीमराइजेशन एक ये, और दूसरी चीज है कि आपके पास इसकी जोन सी है स्पिंडल फॉर्मेशन, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस पता चलेगा, फिर आपको ड्रग के एक्शन का पता लगेगा कि किस तरह ये यूज करें हम डिफरेंट कार्सिनोमास में, इन सब चीजों को प्रिवेंट करते हुए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा डिवीजन तो तभी स्टार्ट होगी जब माइटोसिस एक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली ना स्पिंडल बनाएगा ना माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उसको प्रिवेंट करेगा। खैर, फाइव। अच्छा, इधर क्या है कि सॉलिड ट्यूमर ल्यूकीमियाज हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमास में यूज हो रहा है। आप देखो पीछे सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमास थे, या एक जगह पे खाली लिम्फोमा लिखा हुआ था, मगर इधर आपके पास हॉजकिन और नॉन हॉजकिन दोनों के लिए ल्यूकीमियाज एंड सॉलिड ट्यूमर्स, दिस इज द विनका एल्कलॉइड्स। और दूसरा वाला कौन सा था, वो कौन सा था जिसमें ल्यूकीमियाज थे और लिम्फोमास थे, दिस वाज द एंथ्रासाइक्लिन्स, ठीक है। अच्छा जी, तो नीचे वाले दोनों ग्रुप्स। अच्छा, इसके बाद है विनक्रिस्टीन, आपके पास क्रिप्स द नर्व, दैट इज न्यूरोटॉक्सिक, एक्सोनल न्यूरोपैथी, और साथ में कॉन्स्टिपेशन इंक्लूडिंग आइलियस। विन ब्लास्टिन ब्लास्ट द मैरो, दैट इज माइलोसप्रेशन। तो ये विन ब्लास्टिन का इफेक्ट है माइलोसप्रेशन, और क्रिस्टीन का है आपके पास न्यूरोटॉक्सिसिटी, ठीक है, और एक्सोनल न्यूरोपैथी। डेंड्रिटिक नहीं, एक्सोनल न्यूरोपैथी, कॉन्स्टिपेशन इंक्लूडिंग द आइलियस। इसमें से आपने एक एक लफ्ज को पकड़ना है, दैट इज ये एक्सॉन, दैट इज ये आइलियस, ठीक है। एक एक लफ्ज को, इसको आज 10 दफा लिखकर तो याद करो इस टेबल को। अच्छा चले, खैर आपके पास ये हो गया G2 फेज, ये हो गया माइटोसिस फेज। अच्छा जी, एक आपके पास थे ग्रुप एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, और दूसरी थी आपके पास ये जो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। इसके बाद फिर फर्दर आ जाओ एस फेज पे। एस फेज पे आपके पास है एंटी मेटाबोलाइट्स, ऑल आर एस फेज स्पेसिफिक एक्सेप्ट ऑफ आपके पास क्लेड्रीबीन विच इज सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक, ये वाला, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, दिस वन। अच्छा खैर, आपके पास अब आ जाओ सबसे पहले एज अ थायोप्यूरेंस, ये वाली थायोप्यूरेंस दैट आर 6 एज अ थायोप्रीन, और साथ में 6 मीट कैप्टोप्यूरिन। ये दोनों चीजें भी वो अक्सर दी गई हैं आपके इसमें एसकेज में, रफी में। अच्छा, प्यूरिन थायोल एनालॉग डिक्रीज डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस, जो हम नीचे करते हैं ना जहाँ पे हमारे पास वो सिंड्रोम आता है, दैट इज कौन सा था, वो क्रोन्स लीफ वाला कह रही हैं? जी। क्रोन्स की बात कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो जहाँ पे हमारे पास स्किड भी आता है और साथ में लीफ फ्रीमेनी सिंड्रोम भी आता है ना, ओके ओके। लीफ फ्रीमेनी देखा सिंड्रोम था आपने? उधर। एक P53 के इनहिबिशन से कौन सा सिंड्रोम हो रहा है बच्चों? हाँ जी मैम, लिफेमैनी था। ओके चलो, ओके चले। अच्छा, इसमें क्या है कि आपके पास एजाथायोप्रीन इज कन्वर्टेड इनटू 6 मीट कैप्टोप्यूरिन व्हिच इज देन एक्टिवेटेड बाय AGPRT, तो बेसिकली ये वाला वो रिसेप्टर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से बेसिकली इसका क्लिनिकल यूज क्या है कि ये आपके पास रूमेटाइड आर्थराइटिस में यूज होगा, IBD SLE जितनी भी, और बेसिकली ज्यादातर ऑटो इम्यून डिजीजेस, ALL, स्टीरॉयड रिफ्रैक्टरी डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन में यूज होता है, वियरिंग विनिंग फ्रॉम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। आपको पता है जब हम करते हैं ना, अक्सर वो कहता है कि हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी दी, वो रिस्पॉन्ड कर दिया, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि एक्यूट सेलुलर, और उसमें डिफ्रेंशिएट करता है क्रॉनिक सेलुलर में, ठीक है। तो एक्यूट सेलुलर के साथ वो सिनेरियो आता है। तो खैर इधर भी वो यही कह रहे हैं कि आपके पास ऑर्गन रिजेक्शन के ट्रीटमेंट में
आपके पास डिफरेंट जो है वो ट्रीटमेंट्स ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज, जिसमें आपके पास रूमेटाइड आर्थराइटिस, आईबीडी, एचएलई और एएलएल एक्यूट लिम्फो ब्लास्टिक लिम्फोब्लास्टिक, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? एएमएल, माइलो, ठीक है। अच्छा चलो खैर, तो एएलएल स्टीरॉयड रिफ्रैक्टरी डिजीज इसमें यूज हो रहा है। इसके बाद आपके पास है साइड इफेक्ट माइलोसप्रेशन, जीआई लिवर टॉक्सिसिटी, 6 MP इज इनएक्टिवेटेड बाय xanthine ऑक्सीडेज, इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद एलोप्यूरानॉल और फिबॉक्सिस्टेट। तो हमें पता है कि xanthine ऑक्सीडेज को नॉर्मली जो इनहिबिट करते हैं दैट इज एलोप्यूरानॉल एंड फिबॉक्सिस्टेट। एलोपेनॉल। हाँ जी, ये वो आपके पास गाउट की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। तो डाउट। 6 मील, हाँ जी, कैप्टोप्यूरिन जो से इज इनएक्टिवेटेड बाय xanthine ऑक्सीडेज। तो अगर आपके पास ये दोनों ज्यादा होंगे, एलोप्यूरानॉल और फिबॉक्सिटेट स्टेट, तो ये बेसिकली इनएक्टिवेट कर देंगे xanthine ऑक्सीडेज को। अगर ये xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिट हो जाएगा तो मतलब आपके पास एमपी की 6 MP की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी। इसको आप इस तरह समझो। और दूसरी चीज है कि अगर आपके पास दैट इज इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद एलोप्यूरानॉल और फिबॉक्सिस्टेट, तो ये इसकी टॉक्सिसिटी है 6 MP की, बाय इनहिबिशन ऑफ xanthine ऑक्सीडेज, जो कि 6 MP को फिर आपके पास इनएक्टिव नहीं कर सकेगा, वो एक्टिव रहेगा तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। उसकी टॉक्सिसिटी से फिर क्या होगा फर्दर, इधर ऐसा लिखा नहीं हुआ एमपी की, आप टॉक्सिसिटी भी देख लेना 6 MP की टॉक्सिसिटी से क्या होता है, बल्कि मैं इधर देख लेती हूँ, आधी बातें लिखते हैं लोग। 6 MP toxicity. Is a purine analog used primarily in ALL, IBD, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी के साथ मैकेनिज्म उसने लिखा हुआ है कि MP is converted into thioguanine nucleotides which incorporate into DNA, RNA. साइटोटॉक्सिसिटी लीड्स टू आपके पास इनहिबिशन ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन मतलब बेस पेयर्स नहीं बनेंगे। अच्छा, इसकी टॉक्सिसिटी में बोन मैरो में माइलोसप्रेशन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन और इन्फेक्शन, ब्लीडिंग होगी। लिवर में ये हेपेटोटॉक्सिक करेगा, एलिवेट करेगा ट्रांस एमिनेजेस को, कोलिस्टेसिस को। इसके बाद आपके पास वेजो ऑक्लूसिव क्राइसिस भी करेगा। जीआई में नोजिया, वॉमिटिंग या म्यूकोजा वगैरह को डैमेज करेगा। पेंक्रियाज में पेंक्रेटाइटिस, आईबीडी वाले पेशेंट्स में रैश, फीवर, मैलेज वगैरह करेगा। हाइपर सेंसिटिविटी तो खैर इतना ज्यादा वो एक स्पेसिफिक होता है ना, जैसे न्यूरो और ये वो, वैसे नहीं है ये। हिपेटो, जीआई, पेंक्रियाज और साथ में आपके पास माइलोसप्रेशन, ठीक है। चलो, ये हो गया आपके पास थायरोप्यूरिन, जिसमें एजाथायोप्रिन और 6 मीर कैप्टोप्यूरिन है। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्लेड्रिबीन, ठीक है, क्लेड्रिबीन और पेंटोस्टेटिन। तो ये जो क्लेड्रिबीन और पेंटोस्टेटिन, इसमें से जो क्लेड्रिबीन है दिस इज बेसिकली आपके पास नॉन सेल डिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके पास प्यूरिन एनालॉग अनेबल टू प्रोसेस बाय डीएनए इंटरफेयरिंग विद डीएनए सिंथेसिस, तो इसमें आपके पास प्यूरिन एनालॉग्स का, जबकि इसमें डिनोवो पाथवे का, ठीक है। अच्छा, हेरी सेल ल्यूकीमिया जो कि एप्स्टीन बार वायरस से है, तो एप्स्टीन बार वायरस से याद रखो कि आपने ये दो, ठीक है, सीपीई या पीसीई या जिस तरह भी है, ठीक है, तो दैट इज आपके पास सीपीई। तो क्लेड्रिब्रिन एंड दैट इज पेंटोस्टेटिन, एप्सिन बार वायरस, हेरी सेल ल्यूकीमिया। अच्छा, इसके बाद आपके पास है साइटेराबीन, दैट इज साइटेराबीन, ये वाला। इट इज यूज्ड इन पायरिमिडीन एनालॉग, सेम आपके पास ये होगा, बट ये इनहिबिट करेगा आपके पास डीएनए पॉलीमरेज को, वो तो सिंथेसिस को इनहिबिट, डीएनए पॉलीमरेज और फिर फर्दर प्रोसेस वही होगा। ल्यूकीमियाज में एएमएल, अब एएमएल में आपके पास ये साइटराबिन और इसमें आपके पास थायोपिरिन इन एएलएल, ये दोनों का डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर वो आपको एएमएल दे तो इसको और एएलएल दे तो इसको। अच्छा है, इसका माइलोसप्रेशन है। इसके बाद आपके पास है 5 फ्लोर यूरेसिल डिस्पॉन्ट, ये आपके पास क्या पैरामिडीन एनालॉग है, बायो एक्टिवेटेड टू 5 FDUMP। फिर वो सारा प्रोसेस होकर तो ये आपके पास क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा डीएनए सिंथेसिस को। ये यूज कहाँ पे, कोलोनिक कैंसर, पेंक्रियाज कैंसर, एक्टिनिक केराटोसिस, बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल कार्सिनोमा सबसे ज्यादा होता है अपर लिप के ऊपर। अफेक्टेड इन हैंड्स विद द एडिशन ऑफ ल्यूकोवोरिन। अच्छा, ये ल्यूकोवोरिन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, अक्सर जगहों पे आया हुआ है ल्यूकोवोरिन। मैम ये लीथोट्रिक्सेट का वो है।
ओके, हाँ बिल्कुल डेक्स। एंटीडोट है, एंटीडोट है, वो शाबाश। एंटी वो है। एंटीडोट है, जी जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको जब ये वाला पाथवे होता है ना, जब फ्लोर 5 फ्लोरो यूरेसिल और ये सारी चीजें, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट और ये वो उसकी कन्वर्शन आईएमपी जीएमपी और वो सारा यूएमपी वगैरह पाथवे, जिधर वो पेंटोज वाला सारा आके मिलता है, प्यूरिन और पैरामिडिन। अच्छा, माइलोसप्रेशन और पाल्मर प्लांटर एरिथ्रोडिस एस्थीरिया, हैंड फुट सिंड्रोम। तो हैंड फुट सिंड्रोम अक्सर, हैंड फुट सिंड्रोम के साथ आपके पास कौन सा ड्रग है? दिस इज द 5 फ्लोर यूरेसिल। अच्छा, इसके बाद है हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया में क्या है? इट इनहिबिट्स, इट इनहिबिट्स इट इनहिबिट्स आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज, ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगी और माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज सच एज, अब ये देखो, सीएमएल, ठीक है, अभी पोलीसाइथीमिया वेरा, और पोलीसाइथीमिया वेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अकेला ऐसा है जिसके अंदर एरिथ्रोपोइटिन क्या होगा? कुछ ज्यादा होगा। ज्यादा होगा एरिथ्रो के कम होगा? पोलीसाइथीमिया में तो सब ज्यादा होते हैं ना आपके पास, तो एचबी इससे कम प्रोडक्शन। होगा। इसमें काम है, सिर्फ ये अकेला वाहिद ऐसा है। अच्छा चलिए, तो डिजीज और इंक्रीज एचबीएफ, ठीक है, ये वाली वो है जिसमें आपके पास हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ एसोसिएशन है यूज, ठीक है। माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर सच एज सीएमएल, पोलीसाइथीमिया यूग्रावेना एंड सिकल सेल डिजीज में, जिसमें आपके पास है एचबीएसएस होता है, और दूसरा ये इंक्रीज एचबीएफ फीटल एचबी। अच्छा, स्वेयर माइलोसप्रेशन करेगा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया करेगा, ये आपके पास हाइड्रोक्सी यूरिया। अच्छा, फिर मेथोट्रेक्सेट है, फॉलिक एसिड एनालॉग है, दैट कम्पिटिटिवली इनहिबिट, इस दफा पेपर में आया हुआ था। डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज डिक्रीज टीएमपी एंड डीएनए सिंथेसिस। इसके बाद आपके पास कैंसर में यूज हो रहा है, लिकीमिया, लिम्फोमास, कोरियोकार्सिनोमा, जी मेरा सार्कोमा। क्वेश्चन था। हाँ जी, ये था ना मुझे एक ये था, एक और भी था, वो मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, एक ये पूछते हैं, एक वो, मैम वो हाँ। था डिमार्ट के प्रेगनेंसी में सेफ कौन सा है, तो वो था क्लोरोक्विन वाला, डॉक्टर वाला। वो कौन सा था? डिमार्ट सेफ इन प्रेगनेंसी, वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन वाला। अच्छा, वैसे मुझे नहीं याद मिला। बाहर बेल बजी है। बेल बजी है बाहर। अच्छा चलो खैर, तो दिस इज आपके पास आ गया। हाँ, नॉन न्यू प्लास्टिक यूज में एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ना, जब हम करते हैं तो वो अक्सर पेशेंट कहता है मुझे छोटी छोटी गोलियां दी, ठीक है। उसके बाद तो एक्टोपिक में आपने अगर करने हैं तो दैट इज, अगर मैस बड़ा नहीं है, अनटिल अनलेस आपके पास वो ट्यूबो वेरियन मैस नहीं बना। मेरे पास ना एक पेशेंट आई, बल्कि मल्टीपल आती है, खैर मेथोट्रेक्सेट से पहले उसका वो हो जाता है अगर, तो लेट्स सपोज हम जितनी देर तक डिटेक्ट करने हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इवन क्रॉनिक भी हो जाती हैं, 3 3 मंथ्स की भी होती हैं। और मेरे पास एक पेशेंट आई, काफी एज की थी, और शी वाज हैविंग लाइक, क्या कहते हैं, मुझे तो पीरियड्स बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, ये है वो है। तो खैर यूपीटी वगैरह कर कर सारी चीजें करके, तो जी यूपीटी तो पॉजिटिव आ गया। अब यू और उसको काफी देर बाद, हाँ जी। जी मैम। अच्छा, मैंने सीवीएस पे भी किया, सब कुछ किया, कहती नहीं मुझे तो अभी भाई आने वाली है पीछे, मुझे साइकिल है, मतलब उनको ना एक्चुअली ऐसे होता है कि ब्लीडिंग होती रहती है, आपको पता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का सबसे ज्यादा कॉज एक टॉपिक है। अच्छा, वो भी फिर वो थोड़ा सा मिसडायग्नोस हुआ, इस तरह से उसको जिसके पास भी जाती थी नहीं हुआ, फिर मैंने ना उसका ना टीवी वो करवाया अपना, क्योंकि एंडोमेट्रियल थिकनेस बहुत अच्छी आ रही थी। फिर बीटा एचसीजी वगैरह जब तक कराने थे तब तक, क्योंकि वो टाइम लगता है, मैंने ना रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज दिया, और उन्होंने फिर कहा कि जी ये तो इसकी क्रॉनिक पड़ी हुई है टॉपिक, और इस तरह से कि साइज नहीं इंक्रीज किया, नहीं तो 3 मंथ्स पे पड़ी हुई है, ठीक है, ना मैस बने और ना वैसे। खैर फिर उसका वो प्रोसीजर उसने किधर से करवा लिया। दूसरी आई, उसका था पीसीओएस विद रिपीटेड ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलिटी कंसेप्शन, ठीक है, उसको वो ट्यूबियो ओवेरियन मैस था ऑलमोस्ट, काफी बड़ा सारा, फिर उसकी वो भी रिमूव हुई। जो आपकी सेल्फ इंजेक्टमी और सारी वो जो है, ठीक है, ओफरेक्टमी हुई उसकी, राइट साइडेड थी, और राइट साइड पे उसकी अपेंडिक्स भी इन्फ्लेम थी, उन्होंने वो भी रिमूव की। तो खैर फिर उसी टाइम पे जब ये वाली आई मैथ्स वाली, साथ एक और आ गई, उसको भी था, खैर उसका मेथोट्रेक्सेट से हुआ, ठीक है। तो दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट। इसके बाद आपके पास मेडिकल अबॉर्शंस विद विद मीजोप्रोस्टोल।
अच्छा, एक होता है मेफिप्रोस्टोन और एक होती है मीजोप्रोस्टोल। मेफिप्रोस्टोन में पहले आती थी वो प्रिपरेशंस, अब नहीं आती। वो ज़्यादा जल्दी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को वो करती है, ठीक है। और जो मीजोप्रोस्टोल है इफेक्टिव है, बट वो ज़्यादा है मेफिप्रोस्टोन। अच्छा, रुमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में, सोरियासिस में, आईबीडी में और वेस्क्यूलाइटिस में। इसलिए ये देखो बाज़ दफ़ा आपके पास जो अब एनसेड्स हैं उनके साथ मीजोप्रोस्टोल भी आती है, तो बड़े कॉशन के साथ देना होता है, ठीक है। ये इसमें रुमेटॉइड और इस सब में। अच्छा, इसका साइड इफेक्ट है माइलोसप्रेशन रिवर्सिबल विद ल्यूकोवेरिन, ये मतलब एंटीडोट है इसका। हेपेटोटॉक्सिसिटी, म्यूकोसाइटिस है आपके पास, माउथ अल्सर है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है, फोलेट डेफिशिएंसी है, टेराटोजेनिक और नेफ्रोटॉक्सिक है, ठीक है। तो ये इतने इसके साइड इफेक्ट्स का नहीं, जितना इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूज का पूछता है। सो दीज आर द जो एस एस फेस पे एंटी मेटाबोलाइट्स। तो वो अक्सर ये पूछता है कि मतलब ड्रग कौन से ग्रुप से है, तो आपको ग्रुप में नॉन सेल डिपेंडेंट और सेल डिपेंडेंट, और फिर इनमें से सबके ये जो टेबल के अंदर है इनके मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस। अच्छा चलो खैर, इसके बाद आगे क्या, एंटी मेटाबोलाइट्स कर लिया हमने। तीसरा आ गया आपके पास अल्काइलेटिंग एजेंट, बुसल्फान और ये सारी चीजें। अल्काइलेटिंग एजेंट बुसल्फान, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ऑल आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक। तो इसमें बुसल्फान नाइट्रोजन मस्टर्ड जो हमने इधर की थी, दिस वाज द ये वाली, ठीक है, सेल साइकिल इंडिपेंडेंट। मैं इधर इंडिपेंडेंट नहीं लगा रिप्रेजेंट। देती हूँ, एक सेकंड बच्चों। ऐसे करके ना अपना पेपर बनाकर ना, ये तो चलो इसका मैं कर रही हूँ, मगर प्रॉपर सेल साइकिल बनाकर, अगर बल्कि अपनी इसी के ऊपर क्या कहते हैं, फर्स्ट एड के ऊपर ऐसे लिख लो, ठीक है। ओके, तो ये आपके पास आ गया, दैट इज सबसे पहले ब्रुसल्फान। ब्रुसल्फान क्या करेगा, ये आपके पास सेल साइकिल नॉन डिपेंडेंट है। ब्रुसल्फान मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज बाय क्रॉस लिंक्स डीएनए और यूज्ड टू एब्लेट पेशेंट्स बोन मैरो बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। हम बेसिकली नॉर्मली क्या करते हैं, जब हमने ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो हम इम्यूनोसप्रेसिव क्यों देते हैं बच्चों? ताकि रिएक्शन ना करे ना। ताकि इम्यूनिटी वो, क्योंकि आपका जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, एक फॉरेन आपके पास आ रहे ऑर्गन, ठीक है, तो बॉडी विल एक्टिवेट इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसी वक्त वो रिजेक्शन कर देगा बाय एक्टिवेटिंग इट्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो पहले आप उसको इम्यूनोसप्रेसिव देते हो ताकि उसका जो एक वो नेचुरल फिनोमेना है उसको डिटेक्ट करने का फॉरेन बॉडी को, वो खत्म हो। इसलिए हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो कहते हैं कि उसमें आप इम्यूनोसप्रेसिव के अलावा डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी एमसीक्यू वो पूछता है, आइडेंटिकल ट्विन्स में ओनली। अच्छा है, बुसल्फान है क्रॉस लिंक डीएनए यूज्ड टू एब्लेट पेशेंट्स बोन मैरो बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। स्वेयर माइलोसप्रेशन करेगा इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। दिस इज मैडम द ये सेम। आइडेंटिकल ट्विंस वाला दोबारा रिपीट कर दें। आइडेंटिकल ट्विन्स जोन है ना, आइडेंटिकल ट्विन्स में आपको वो कहता है कि इम्यूनोसप्रेसिव की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी विल एक्ट एज कि ये मेरा अपना ही है, ठीक है। वो उसको नहीं एज करेगा कि आपने किसी और से लिया है, ठीक है। मतलब जो आपका आइडेंटिकल ट्विन है उसके अंदर इम्यूनोसप्रेसिव की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि बॉडी विल एक्ट एज कि ये लिवर है तो ये मतलब हिला ही नहीं है। अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, लिवर उधर का उधर ही है, ये मेरा ही है, इस तरह से, ठीक है। तो बेस्ट जोन से आपके पास अगर आपने लेने हैं किसी से, तो जस्ट लाइक कि आपकी अपनी बॉडी एक्ट करे, उसको एक्सेप्ट करे कि ये मेरी बॉडी का पार्ट है, तो दैट इज आइडेंटिकल ट्विन, ठीक है। अच्छा चलो है, तो नाइट्रोजन मस्टर्ड, इसके बाद है साइक्लोफॉस्फामाइड एंड आइफोसफामाइड। दीज ऑल्सो कॉज क्रॉस लिंक डीएनए रिक्वायर्ड बायो एक्टिविटी बाय लिवर। तो अगर वो पूछे कि कौन सा इनमें से ड्रग है जिसे लिवर की एक्टिविटी की जरूरत है, मैं लेक्चर बंद कर दूं? सो क्रॉस लिंक डीएनए रिक्वायर्स बायोएक्टिविटी बाय लिवर, ठीक है। इसमें आपके पास सॉलिड ट्यूमर, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमास, रिमेटिक डिजीज, एसएलई, ग्रेनुलोमेटस विद पोलीएंजाइटिस, ये सारी डिजीज में यूज होगा भाई नाइट्रोजन मस्टर्ड। आपके पास है माइलोसप्रेशन, SIADH, इसका एडवर्स इफेक्ट है, तो ये वाला एमसीक्यू है।
SIADH और फेनकनी सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, हेमरेजिक सिस्टाइटिस, ब्लैडर कैंसर, इस सब के साथ एडवर्स इफेक्ट है। हमने हेमरेजिक जो सिस्टाइटिस है और किसके साथ किया हुआ है? साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड में साइक्लोफॉस्फामाइड का ये जो MCQ आता है दैट इज हेमरेजिक सिस्टाइटिस। तो जहाँ हेमरेजिक सिस्टाइटिस है वहां पे ये भी याद रखो ब्लैडर कैंसर, एंड दैट इज प्रिवेंट बाय मिंसा। एंड व्हाट इज मिंसा? मेरी कजिन का नाम मिंसा है। मिंसा एंड ब्लैडर। मिसने जी, ये मिसने ये क्या है? मिसना दिस इज बेसिकली सोडियम 2-mercaptoethane sulfonate, MENSA, ठीक है, is a protective agent, not a cause of cancer. In fact, Mensa is used specifically to prevent bladder toxicity from specific chemotherapy drug, ठीक है। alkylating agent is given along with alkylating agent, especially ifosfamide and sometimes cyclophosphamide to prevent hemorrhagic cystitis, ठीक है। जी मैम। चलो जी, मिनसा भी याद कर लो, इसके साथ हेमरेजिक सिस्टाइटिस ब्लैडर कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए बाय अल्काइल अलोंग विद साइक्लोफॉस्फामाइड और आइफोफॉस्फामाइड, इसकी वजह से होता है ब्लैडर कैंसर और उसको प्रिवेंट कर रहा है मिनसा। चलो ये हो गया। आगे चलो, आपके पास नाइट्रोस यूरिया जिसमें आपके पास है कार्मास्टीन एंड साथ में लोमिस्टीन, ठीक है। इसमें क्रॉस लिंक DNA रिक्वायर्स बायोएक्टिविटी बाय लिवर, क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है कि ये क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर, तो वो ड्रग जो करेगा दैट इज नाइट्रोस यूरिया, ठीक है। हमें पता है कि अमोनिया होता है, यूरिया साइकिल से ही समझ लो, वो ब्रेन में इनकैफ्लोपैथी करता है। तो नाइट्रोस यूरिया इज आपके पास, और उसकी मस्टी ओडोर है, ठीक है, दैट इज कारमस्टीन एंड लो मस्टीन। कि कार में बैठो और लो क्या आप जो भी लेना आपने कार में बैठ के, तो नाइट्रोस यूरिया दैट इज क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, CNS एंट्री करेगा। ब्रेन ट्यूमर्स में आपके पास क्लिनिकल यूज है क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है, इंक्लूडिंग ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म। पुट नाइट्रो इन योर मस्टिंग एंड ट्रेवल द ग्लोब। तो ये इतना फजूल लिखा हुआ है, मेरी कार, ठीक है भाई, ठीक है, कार लो, ठीक है, और उसमें मस्ती और डोर। अच्छा चलो खैर, तो CNS टॉक्सिसिटी कन्वर्जन डिजीनेस और एटेक्सिया, इसमें जो इम्पोर्टेंट है दैट इज ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मिस, ठीक है। इधर जो इम्पोर्टेंट है ऊपर दैट इज आपके पास ये पोलियंजाइटिस, ठीक है, और ऊपर जो है वो आपके पास बस, ठीक है, ये सब कुछ। लास्ट है आपके पास प्रोकार्बाजिन, दैट इज मैकेनिज्म अननोन, वीक माओ इनहिबिटर, ये है आपके पास माओ इनहिबिटर, ठीक है। तो बेसिकली जब हम करते हैं ना ड्रग्स ऑपरेट से पहले, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक आपने बंद कर देना है। तो फर्स्ट वीक पे मैम आपने एस्प्रिन था, हाँ जी, उसके बाद मैम माओ था थर्ड पर, और लिथियम था सेकंड पर, और फोर्थ पर था ओसीपी। हाँ जी, और CP, ठीक है। एस्पिरिन पहले फर्स्ट वीक पे बंद करोगे, से मतलब 1 वीक पहले, 2 वीक पहले लिथियम, 3 वीक पहले माओ, और फोर्थ वीक पहले OCP। तो दिस इज द माओ, और मैम ठीक है। वो माओ का था या लिथियम का था कि पहले उसके फर्स्ट 2 वीक्स में एनाल्जेसिक इफेक्ट और उसके बाद में उसका जो है उसका इफेक्ट आता है नहीं, वो तो एंटी एंटी डिप्रेसिव डिप्रेसेंट। किसी को ड्रग नहीं था। हाँ मैम वो मैं वही पूछ रही थी मैम, वो माओ था या कोई और था? नहीं, वो कुछ और आता है, इससे मुझे वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ये नहीं है। वो कोई ट्राईसाइक्लिक्स या उसमें से कुछ देते हैं, और वो कहते हैं इसका इफेक्ट बताओ, तो पहले 2 हफ्तों में एनाल्जेसिक और फिर एंटी साइकोटिक जो भी है आपको इफेक्ट आता अच्छा। है, ठीक है। अभी जी मुझे भी वो मैम। ड्रग एक्चुअली याद नहीं है, मगर मुझे लगता है TCS में से था कोई। अच्छा चलो, प्रोकार्बिजीन में फिर माओ इनहिबिटर्स होगा, हॉजकिन लिम्फोमा और ब्रेन ट्यूमर्स में माइलोसप्रेशन, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, ल्यूकीमियाज और डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। अब डाइसल्फिराम हमने कहाँ किया था? मैडम हमने वो एथेनॉल मेटाबॉलिज्म में। इथानॉल मेटाबॉलिज्म में डाइसल्फिराम रिएक्शन। चलो, इथानॉल में क्या था डॉक्टर साहब? आपको तो इथानॉल मेटाबॉलिज्म, मैडम ठीक वही है, ना, मैं हिस्ट्री मुझे पढ़िए। मुझे ये रट गया
उसके अंदर एथेनॉल था, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज उसके ऊपर एक्ट करता है, फिर वो एसिटल्डिहाइड पर बना देता है एसिटल्डिहाइड के ऊपर, फिर वो नहीं उसके ऊपर जो है ना एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एक्ट करता है, फिर वो आगे उसको जो है ना बना देता है एसीटेट में। तो वो जो एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज जो है जब उस जिसके ऊपर एक्ट कर रहा होता है ना वहाँ पर ये डाइसल्फाम रिएक्शंस होते हैं। ये इसके यहाँ पे अंदर इंक्लूड करते हैं? नहीं नहीं दूसरे साइड पे, दूसरा वाला, दूसरे आपने पे कौन सा डिहाइड्रोजिनेज कहा था अभी? एसिटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। डिहाइड, हाँ जी एसिटल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज के ऊपर एक्ट और ये करता है अल्कोहल। यहाँ पे, और इथेनॉल के पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का इधर। नहीं नहीं ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। इसके ऊपर जो है ना एक और एक्ट करता है, ये ना मुझे तब भी भूला था, मैं तब भी पढ़ती हूँ, फिर मुझे फिर भूल जाता है, मैं फिर पढ़ती हूँ। कोई ये बात मैं, नहीं, एंड तक याद हो हाँ जाएगा, आपने हमने याद आपको। करवा देना है। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज ये इसको ना फोमीपिजोल ये इसको इनहिबिट करता है। फोमिपिजोल। हाँ जी फोमीपिजोल। और ओके। ये एंटीडोट है मेथनॉल और एथिलाइन ग्लाइकोल का। एंटीडोट ऑफ मेथनॉल और एथिलाइन ग्लाइकोल। इथानोल ग्लाइकोल। हाँ जी मेथनॉल और ओके। इथेनॉल ग्लाइकोल। ओके, थैंक यू। मैडम अब नहीं ये भूलेगा मुझे। अल्लाह इंशाल्लाह, करे इससे इंशाल्लाह। एमसीक्यू आ जाए। हाँ जी, हेलो। हम्म। 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 अभी खानी है उसने? अच्छा, वो ना अम्मी से ही देख लो, अम्मी की जो लो पोटेंसी में ना वो, और अब्बू की जो डोज है वो उसमें से दे दो। अच्छा जी, चलो आगे। ओके, ये हमारे पास एजेंट्स हो गए। अब लास्ट एजेंट्स हो गए, एंटी मेटाबोलाइट्स हो गए, एल्कालेटिंग हो गए, प्लैटिनम। ठीक है, प्लैटिनम यहीं से सिस्प्लैटिन एंड कार्बोप्लैटिन एंड ऑक्साप्लैटिन। सिस्प्लैटिन का अक्सर वो पूछते हैं कि क्रॉस लिंक डीएनए साइकिल नॉन स्पेसिफिक है, सॉलिड ट्यूमर, टेस्टिकुलर ब्लैडर, ओवेरियन, जीआई, लंग, लिम्फोमास में यूज होगा, एडवर्स रिएक्शन में नेफ्रोटॉक्सिक। तो अक्सर वो सिस्प्लैटिन का ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जोन सा होगा। ठीक है, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिक along with ototoxic is cisplatin। अच्छा, अभी देखो फेनकनी सिंड्रोम यहाँ भी है, और फेनकनी सिंड्रोम अभी हम करके आए हैं। ऊपर किसके साथ किया बच्चों? ये था साइक्लोफॉस्फामाइड। तो सी से साइक्लोफॉस्फामाइड और सी से सिस्प्लाटिन। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास सिस्प्लाटिन नहीं, बल्कि अभी दूसरा कौन सा किया बच्चों? हाँ, मैम ये सिस्प्लाटिन। साइक्लोफॉस्फामाइड ही है। जी मैम सिस्प्लेटिन। साइक्लोफॉस्फामाइड और दूसरा सिस्प्लाटिन, ये दोनों क्या कर रहे हैं आपके पास? फैनकनी सिंड्रोम। अरे भाई, ये सिस्प्लाटिन वगैरह कहाँ लिखे हुए हैं? मैम ये पेज नंबर 445 पर। नहीं डॉक्टर साहब, उधर नहीं कह रही मैं इधर कह रही हूँ। इधर कहीं नहीं लिखा हुआ इसने मैम ये सिस्प्लाटिन वहां लिखा वगैरह। हुआ है जो वो बंदा जो बना हुआ है एंड वाला। अरे डॉक्टर साहब, वो भी ठीक है, समझ लगी मुझे। इधर साइकिल में कहीं नहीं ना लिखा हुआ। हाँ जी हाँ जी। हाँ, यहाँ पे सिस्प्लाटिन कहीं नहीं लिखा। जी मैम यहाँ पे हम्म। नहीं है। ओके, चलो। तो ये आपके पास प्लैटिनम कंपाउंड है। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर हमने कर लिए। और बेसिकली फेनकनी सिंड्रोम प्रिवेंट्स विद मैडम ये एम। प्लेटिनम कंपाउंड्स लिखा हुआ तो है, सेल साइकिल इंडिपेंडेंट है नहीं इसमें नहीं ये G1 मैम वाली टेबल साइड पे, पे टेबल पे लिखा टेबल हुआ पे है। लिखा। डॉक्टर साहब, पिक्चर में नहीं लिखा हुआ, पिक्चर में। लिखा हुआ है मैडम G0 फेस के साथ। अच्छा, मुझे नजर नहीं आया। ये देखिए सामने आपने उसके ऊपर इतना बड़ा हाईलाइट किया हुआ है येलो में। अब हाईलाइट में छुप गया। यार एक्चुअली मुझे लगता है, अच्छा मैं कह रही, मुझे सिर्फ प्लैटिन ही ढूंढ के दो, वो प्लैटिनम कंपाउंड लिखे हुए हैं साथ में। ओके, वो पता नहीं कौन था उस दिन, अगले दिन मैं लेक्चर दूं तो वो लफ्ज बिल्कुल ALA, हाँ एंजाइम लिखा हुआ था। मैं को असल नजर नहीं आ रहा, तो डॉक्टर तलहा कहते हैं डॉक्टर साहब ये सामने ही लिखा हुआ है। मैं कहा अच्छा, ओके। ओके, ये लो जी।
सो दिस इज द सिस्प्लाटिन, ठीक है, ये भी हमने अभी कर लिया। ओके, अभी की कौन सी दवाई है 5/80 वाली ब्लड प्रेशर वाली, इसका नाम क्या है? सॉरी भैया, आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस है मेरे पीछे। चलें जी, ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो लास्ट में आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स, टोपोइसोमेरेज इनहिबिटर्स, ठीक है, ये भी हमने टिकान शिकान कर लिए। तो यहाँ से ये देख लो कि जो आपके पास आयरनोटिकान और टोपोटिकान थे, दैट वर, हमने कहा था सी वाला 1 को और एस वाला बाद में आता है तो 2 को इनहिबिट करेगा। 1 वाला इज यूज्ड इन कोलोनिक ओवेरियन एंड स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ठीक है। और जो दूसरे वाले आपके पास साइड्स वाले, दैट आर टेस्टिकुलर, ओवेरियन का काउंटर पार्ट टेस्टिकुलर, ठीक है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ल्यूकीमियाज एंड लिम्फोमास, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट में आपके पास जो सी वाले है अपने कैन वाले, दैट आर स्वेयर माइलो डिप्रेशन एंड डायरिया, और जो अपने हैं एस वाले साइड वाले, दैट इज माइलो सप्रेशन एंड एलोपेशिया। तो टेस्टिकुलर कार्सिनोमा में यूज हो रहे हैं, और मर्दों में बाल्डनेस होता है एंड्रोजेंस की वजह से, डेफिशिएंसी, दैट इज एलोपेशिया, ठीक है। इसके बाद आपके पास रहता है टिमोक्सिफिन, ठीक है। टिमोक्सिफिन इज बेसिकली सिलेक्टिव एस्ट्रोजन, टर्म्स में से है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर विद कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन, एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट टिश्यू। अच्छा, इसका ना पूरा एक पाथवे पिक्चर में, तो वो आप लोगों ने शेयर करनी है बाद में, ठीक है, जिसके अंदर टिमोक्सिफिन और साथ में रिलॉक्सिफिन, इन सब का ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा। उसमें ना उसने ऐसे करके एक रिसेप्टर बनाया हुआ, टिमोक्सिफिन आता है यहाँ बाइंड करता है, फिर एक्शन करता है, ठीक है। बोन के ऊपर क्या एक्शन है, ब्रेस्ट के ऊपर क्या है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है, एक कंसाइज सी पिक्चर आप लोग जमा वो करोगे शेयर इसके बाद। अच्छा, मैकेनिज्म है सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर विद कॉम्प्लेक्स मोड ऑफ एक्शन, एंटागोनिस्ट इन ब्रेस्ट टिश्यू, पार्शियल एगोनिस्ट इन एंडोमेट्रियम एंड बोन। तो मैंने कहा इसका 3 जगह पे एक्शन है, एक आपके पास है एगोनिस्ट है आपके पास एंडोमेट्रियम और बोन पे, और एंटागोनिस्ट है आपके पास ब्रेस्ट पे, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू, ब्रेस्ट। अच्छा चलो, ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ एस्ट्रोजन टू ई आर इन आपके पास ई आर सेल्स, व्हाट इज ई आर, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। अच्छा अच्छा चलो, रिसेप्टर। हाँ जी, क्लिनिकल यूज क्या है, प्रिवेंशन इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, क्योंकि इनहिबिट कर रहा है ब्रेस्ट की वो, ठीक है, उसके साथ और ब्रेस्ट इशू पे। तो प्रिवेंशन ऑफ आपके पास गायनेकोमेस्टिया इन पेशेंट अंडरगोइंग प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर थेरेपी पे पहले तो मुझे बताओ कि गायनेकोमेस्टिया कर कौन रहा है। मैम इसमें तो वो देते हैं वो टेराडोसिन डेंसोलोसिन वगैरह वो, और उसके बाद स्पाइरोलेक्टोन में से कर सकते हैं उसमें। नहीं वो तो लेकिन चलो उसमें ड्रग्स हम एंड्रोजेंस बेसिकली कोई आपका जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स हो गए, is a common enlargement of breast tissue is a common side effect of certain hormonal treatment for prostate cancer, especially disturbed androgen जो signaling pathway। इसमें आपके पास अगर लेट्स सपोज करें कोई ड्रग अगर दिया हुआ है तो डिक्रीज एंड्रोजेंस होते हैं और इंक्रीज आपके पास होते हैं, ये देख नहीं रहे हो। मैम ये एक हमने पढ़ा था, मुझे लगता है जो हम स्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं उनकी वजह से ये एंड्रोजेंस वगैरह। हाँ जी, नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स में आपके पास हैं बाइकेल्यूटामाइड और साथ में फ्लूटामाइड और साथ में नाइल्यूटामाइड, ठीक है। एस्ट्रोजन थेरेपी में आपके पास डाइथाइल, ये लिख लो, डाइथाइल आपके पास है स्टिल बिस्ट्रोल, और फिर आपके पास एल एच रिसेप्टर जो है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, एल एच आर एच एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, दैट इज ल्यूकोप्राइड एंड गुस्ट्रीन एंड डेगारिलिक्स। फिर इसके बाद आगे आपके पास, अच्छा छोड़ो इसको, मैं ना आपको इसकी पिक्चर भेजती हूँ। बाकी सारी चीजें इसकी अच्छी हैं चैट जीपीटी की, बस एक मतलब पिक्चर जो दिखाता है ना वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते।
ये मैं 3 तरह से तोड़-तोड़ के डाली है, ठीक है? तो इसको देख लेना। तो ये एंड्रोजन के साथ है, ठीक है? मैं ग्रुप में भेजती हूँ अभी। मेजर लिख लेना, सब बेशक मत करना। पहले क्योंकि अब ये बहुत ड्रग्स के पीछे है, तो मगर आप हर पॉइंट में से एक पॉइंट निकाल के उसको पढ़ लो। बेशक एंड पे याद नहीं रहे, लेकिन आपको ये तो होगा कि हमने पढ़ा था, ठीक है? सो दिस मतलब नॉन स्टीरॉयडल एंटी-एंड्रोजेनिक, जिसमें आपके पास ये सारे माइड्स हैं, ठीक है? फिर इसके बाद ये क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे एंड्रोजन रिसेप्टर्स को, इंक्रीज एलएच, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इंक्रीज एस्ट्रोजन थ्रू एरोमेटेज एंजाइम्स, ठीक है? और इसके साथ क्या हाई रिस्क होगा गायनेकोमेस्टिया का, ठीक है? इसके बाद फर्दर एस्ट्रोजन थेरेपी, जिसमें आपके पास डायल इथाइल स्टिलबर्जिस्ट्रोल, ठीक है? ये क्या करता है, आपके पास सप्रेस करेगा एलएच, एफएसएच, बट डायरेक्टली एड्स एस्ट्रोजन। तो ये इस तरह से एस्ट्रोजन को नहीं बल्कि डायरेक्टली करेगा, और इसमें भी हाई होने के चांस है गायनेकोमेस्टिया के चांसेस। एलएच, आरएच एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, दीज आर ल्यूप्रोलाइड, और ये सारे, ठीक है? तो दिस विल कॉज आपके पास डिक्रीज टेस्टोस्टेरोन इम्बैलेंस में स्टिल अलाउ एस्ट्रोजन डोमिनेंस। तो ये आपके पास क्या करेगा, लोअर देन एंटी एंड्रोजेंस, ठीक है? इसकी एक्टिविटी मतलब गायनेकोमेस्टिया कम करेगा कंपैरेटिवली जो एंड्रोजेंस, एंड्रोजन ज़्यादा करेंगे, जिसमें आपके पास टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है। अच्छा, इसके बाद आपके पास लास्ट है एज़ेल्यूटामाइड वगैरह, ठीक है? दैट आर नेक्स्ट जनरेशन एरोमेटेज इनहिबिटर्स, ठीक है? इसमें आपके पास मोर सेलेक्टिव स्टिल ब्लॉक एरोमेटेज, ठीक है? और इसका भी रिस्क कम है। और एंड पे आपके पास है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर। बेसिकली ये कौन सा है 5 अल्फा रिडक्टेज, ये आपके पास टेस्टोस्टेरोन को वो जो उनसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन करता है। अगर इसका एंटागोनिस्ट होगा तो इनहिबिटर होगा, तो दैट इज ये सारा ब्लॉक कन्वर्जन ऑफ टेस्टोस्टेरोन टू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, और इसमें कोई मिनिमल टू नन। तो हाई रिस्क सबसे ज्यादा किसके साथ है, ये वाला। दिस इज व्हाट, ये जो आपके पास है नॉन स्टीरॉयडल एंटी एंड्रोजन, जो डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर शाह आपने सबसे पहले कहा था, ठीक है? चलो ओके, जी आगे मैम। चले। तो ये यहाँ पे छोटा सा करके ना लिख लेना आप लोग। अच्छा चलो खैर, तो टिमोक्सिफिन हो गया एडवर्स इफेक्ट में, अगर आप अच्छा मैम अगर तो ये आप मुझे लिखवाती तो मैं वाकई में आधा लिखती। हाँ, मैंने इसलिए पिक्चर शेयर कर दी, मगर इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि पिक्चर वहीं पड़ी रही और आप करो नहीं। मुझे इसके बाद आप दोनों ने अपनी फर्स्ट एड की पिक्चर भेजनी है कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है? मेरे मैम देखो, ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं भाई, ये कुछ भी नहीं इस तरह करेगा, और ना कोई नहीं कराएगा, इतनी सरदर्दी नहीं कोई लेगा। अच्छा, एडवर्स इफेक्ट में ये हॉट बात है। फ्लैशेस है, आपके पास इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है, इवेंट्स लाइक डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। तो बच्चों अक्सर वो कहते हैं कि आपके पास 3 तरह के होते हैं ओसीपीज। एक होते हैं आपके पास लो डोज एस्ट्रोजन, हाई डोज एस्ट्रोजन, और एक होता है मिक्स्ड। लो डोज कॉजेज हेपेटिक एडिनोमा। एडिनोमा, हेपेटिक एडिनोमा। हाई डोज कॉजेज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो तो ठीक है, मतलब है वो ऐसा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्सिनोमा है। हाँ, उसके साथ एसोसिएशन होता है थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कॉजेज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और मिक्स वाला कॉजेज ब्रेस्ट ब्रेस्ट का। कार्सिनोमा। हाँ जी, ठीक है, तो ये हो गया। तो आपने जैसे ये साइड इफेक्ट्स भी याद रखने। एंटी कैंसरस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, दीज आर वर्क अगेंस्ट एक्स्ट्रासेलुलर टारगेटेड टू न्यूट्रलाइज देम टू प्रमोट इम्यून सिस्टम रिकॉग्निशन बाय आपके पास नेचुरल किलर सेल। जब भी आपके पास ये होंगे ना कैंसरस नेचुरल किलर साइटोटॉक्सिक एलिमिनेट बाय आपके पास मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस प्रेजेंट टू एपीसी सेल्स, ठीक है? तो वो किडनी और लिवर क्लियर नहीं करेगा। तो इसमें आपके पास ये सारी लिस्ट है, जिसमें आपके पास एलिम्ट्यूजिमाब है आपके पास, तो दिस एक्ट बाय CD52, chronic lymphocytic leukemia, multiple sclerosis, increased risk of infection and autoimmunity। तो इसका एडवर्स इफेक्ट है ITP, ठीक है? ट्यूजिमाब जोन सा, दिस इज द ट्यूज्यूमाब, ठीक है? एलिम्ट्यूजिमाब। तो ये आपके पास टारगेट करेगा CD52 को। इसके बाद आपके पास क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL और मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। अच्छा, फिर आपके पास बिवेसिज्यूमाब, ठीक है? बिवेसिज्यूमाब, ये आपके पास वेस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है? इनहिबिट्स ब्लड वेसल फॉर्मेशन, इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है? हमने आगे किया था, एक था आपके पास न्यूरोजेनेसिस, एक था वेस्कुलोजेनेसिस। जी मैम।
तो हाँ बोन ठीक मैरो है। से था वो वेस्कुलर जेनेसिस, जी अगर वो उससे जी होगा जी तो वो हुआ न्यू जी जी। जेनेसिस। न्यूजेनेसिस, ठीक है, बोन मैरो और साथ में आपके पास ऑलरेडी जो प्रेजेंट थे वेसल्स, ठीक है, उससे। अच्छा जी, तो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, पीछे हमने जितने पढ़े हैं वो सारे आपके पास स्मॉल सेल में है। और ये जो, हाँ जी, ये बीवी वाला है ना, बीवी, बीवा, बीवासी ज्यूमाब, ठीक है, दिस इज व्हाट आपके पास नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अच्छा, एंजियोप्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, क्योंकि हमने इसका वेसल्स के साथ किए, वेजेफ, ठीक है, इसको इनहिबिट करेगा। तो हमारे पास जो रेटिना और ये सारी चीजें, ठीक है, एंजियो प्रोलिफरेशन, तो जब वेसल के अंदर न्यू वेसल फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोलिफरेटिव चेंजेस आएंगी। तो एंजियो प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ये आई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, हेमरेजिक ब्लड क्लॉट्स, इम्पेयर वुंड हीलिंग, क्योंकि वेसल्स के साथ है तो इसका ज्यादा इफेक्ट भी उसी के साथ आएगा, वेस्कुलर सिस्टम के साथ। अच्छा, कल से ना शायद डॉक्टर समिया से मेरी बात हुई है, तो डॉक्टर समिया भी ज्वाइन करेंगी, ठीक है। अब वो क्या करेंगी वो मैं आप लोगों से डिस्कस करके उनसे तो फिर बताऊंगी, ठीक है। एक लेक्चर वो कंडक्ट किया करेंगी, ठीक है। जी मैम। चले, अच्छा, सेट्यूक्सिमाब और साथ में पेनिट्यूम ट्यूम्यूमाब, यार ये तो बोलते बोलते मुझे लकवा हो गया मुंह का। चलो, ईजीएफ आ रही है आपके पास, तो ये क्या करेगा, मेटास्टेटिक में यूज होगा, सीआरसी, वाइल्ड टाइप रास और हेड एंड नेक कार्सिनोमास के साथ, ठीक है, सी से और पी, ठीक है, ये दोनों आपके पास रैश, एलिवेटेड एलएफटीज और डायरिया, ये सब कॉज करेगा। है ये वाला मैंने नहीं देखा किधर, मगर फिर भी याद सब करना है। अच्छा, फिर आपके पास है रिट्यूक्सिमाब, दैट इज ये CD24 20 के साथ इंपॉर्टेंट है। CD19 और CD20, इसका एक MCQ आता है, किसके साथ आता है जी बच्चों? मैम ये लिम्फोमास में हमने पढ़े थे ना, ये 19 और 20 वाले। किसके साथ? मैम मेरे ख्याल में नॉन हॉजकिन ना हो, फिर 19 20 नॉलेज में वो देखते हैं। डॉक्टर मेरी ना पिछले हमारे बैच में थी, नहीं मैडम, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। ये डॉक्टर आयशा, CD1920 ALL, ठीक है, CML के साथ BCR ABL, ठीक है, ये दोनों ALL के साथ है। अच्छा चलो, 1920, अच्छा चलो। तो बेसिकली इसमें क्या आपके पास नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, CLL, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ITP, TTP, AIHA और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन सब में ये बेसिकली यूज होगा। और ये वाला ड्रग, ठीक है, और ये करता क्या है, इसके साइड इफेक्ट, इन्फ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू साइटोकाइन रिलीज फॉलोइंग इन्फेक्शन ऑफ रिट्यूक्सिमाब विद इट्स टारगेट ऑन बी सेल्स। तो ये किधर इफेक्ट करेगा, बी सेल्स के ऊपर, इसलिए अपना रिएक्शन करेगा। इसके बाद आपके पास ट्रांसयूजिमाब, दैट इज डोंट ट्रस्ट हर, शी विल ब्रेक योर हार्ट। तो ब्रेस्ट कार्सिनोमा और गैस्ट्रिक कार्सिनोमा में ट्रीटमेंट में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ऑफन रिवर्सिबल। और ऊपर हमने कार्डियोमायोपैथी किसके साथ की थी? मैम वो डॉक्सोरोबिसिन और डोनारोबिसिन वाला ना, जी जी और जी जी उसमें बिल्कुल जो सीन वाला था उसको प्रिवेंट करता था। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद आपके पास ये जोन से हैं, ये वाले ज्यूमाप्स, दैट इज पेम्ब्रो, निवो, सिमी, ठीक है, मैम वो एटी। PT1 वाले और आगे जो वो CTLA4 वाले थे, हाँ जी 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 CDK वाले भी थे। जी 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 जी, ये कौन से वाले थे भला? मैम ये जो उसको आके इनहिबिट करता था, ये जाके PD1 वाला पहले। जी जी, ये किधर किया था भाई, ट्यूमर, और साथ में इधर थे T सेल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके जी पास मैम। PD1 था, यहाँ पे आपके पास PDL1 था, ठीक है। ये L1। दोनों ने फिर, हाँ जी, ये बेसिकली इसकी इनहिबिशन, तो ये आगे ये बेसिकली इनहिबिट कर रहा था आपके पास ल्यूकोसाइट्स को, MHC1 को प्रेजेंट नहीं कर रहा था। ये इनहिबिट होगा तो ये फिर इसको प्रमोट कर देगा T सेल की एक्टिवेशन को, और फिर वो T-cell की MHC1 एक्टिविटी को। को, हाँ जी, नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये वाले ड्रग्स हैं, सो दिस इज, और ये दूसरे वाला जोन सा, दैट वाज जो ऊपर आपके पास MHC2 के साथ था, ये MHC2 के साथ था, ये वाले MHC1 के साथ थे, ठीक है। अच्छा T1 चलो, के। हाँ जी, वेरियस ट्यूमर्स लाइक नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, रीनल सेल, मेलानोमा, यूरोथेलियल कार्सिनोमा, और इसका इफेक्ट क्या आएगा, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑटोइम्यूनिटी, डर्माटाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस।
अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास डर्मेटाइटिस, एंटेरोकोलाइटिस, हेपेटाइटिस, न्यूमोनाइटिस और एंडोक्रेनियोपैथीज। अच्छा, जितना भी बच्चों को मोबाइल दो ना, वो एक दूसरे के मोबाइल में ना मुंह देके बैठे रहते हैं। सो दिस इज आपके पास टोटल सिस्प्लाटिन सी से आपके पास। डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी पिक्चर है डॉक्टर मेहरीन आपके लिए। डॉक्टर आयशा, आप नरेट कर दें जरा इसको जल्दी से पिक्चर को। मैम इसमें ना हमारे पास पहले सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लेटिन है, जो कि हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, और ना पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराते हैं ये। और उसके बाद मैम हाँ कुछ लिख बोलो रही हैं आप। आप? नहीं नहीं, आप बोलो जी बोलो। मैम, उसके बाद जी मैम, उसके बाद ना हमारे पास आता है विनक्रिस्टिन, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराते हैं। ब्लियोमाइसिन और बोसल्फान जो है ना पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराते हैं। डॉक्टर साहब एक उसके सेकंड, बाद ये डी। साथ में ये भी बताओ ना, ये देखो ये बी से लिम्स है, लिम्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, बी लुक्स लाइक लंग, ठीक है, डी लुक्स लाइक हार्ट, इस तरह से आप बताओ साथ हार्ट। में। अच्छा चलो, जी जी। ओके मैम। और जैसे ये डी है, और तो उसमें है डॉक्सिन और डोनोडोपासिन जो कार्डियोटॉक्सिक है। और उसके साथ एक ट्रास्टोदोमाब है, जो कि अभी हमने पढ़ा था, जो कि ब्रेस्ट में भी था उसकी इंडिकेशन, और लेकिन वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करता है। और उसके अलावा जो है हमारे पास सिस्प्लाटिन और कार्बोप्लेटिन नेफ्रोटॉक्सिक है। और साइक्लोफॉस्फामाइड हेमर्जिक सिस्टाइटिस कराता है। और इसके बाद ये ना हमारे पास कार्सिनोजेनिक भी है। ओके, आगे। उसके बाद आगे है नॉन स्पेसिफिक कॉमन टॉक्सिटी ऑफ नियरली ऑल साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपीज इंक्लूड माइलोसप्रेशन। मैम ये सारे ही उसकी बात कर रहे हैं कि जिसमें ना मैम कॉमन इफेक्ट सबके साथ हैं, जैसे कि माइलोसप्रेशन है, एलोपेशिया है, एनीमिया है, जीआई टॉक्सिटी जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, म्यूकोसाइटिस और एलोपेशिया, ठीक हो गया, तो जो ये कि सारा कॉमन है हमारा सबके लिए। जी हो गया। एंटी एंटी कैंसर स्मॉल मॉलिक्यूल इनहिबिटर्स, ठीक है, ये भाई ये मिनसा शिनसा, ये देखो मिनसा आ गया, ठीक है, ल्यूकोवरीन आ गया। ये अभी हम कल करेंगे ये वाला एक टेबल, ठीक है, कल मैं आपसे ये सारा सुनूंगी ये वाला, ठीक है। अच्छा चलो, एजेंट्स कर लिया, अब जी मैं मैम। आगे करती हूँ क्योंकि अब बहुत ज्यादा ना वो हो गया है, गंदे वाला हो गया, बोर सारा हो गया है। ये कार्सिनोजेंस और ये जो आपके पास है ना ये मार्कर्स, ये भी अभी मैं कल कराती हूँ, और साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग ये सुबह वाले लेक्चर में होगा।